नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न देशों में कार्यरत भारत के 7 राजदूतों ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और राजदूतों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट को विभिन्न देशों में बढ़ावा देने के लिए राजदूतों से सहयोग लिया जाएगा। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की लोगों को विभिन्न देशों में जानकारी हो, इसके लिए और प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आज 7 देशों के राजदूत आए थे। उनके साथ यहाँ पर हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है कि उत्तराखंड राज्य के साथ किस प्रकार से वो समन्वय कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे यहाँ की कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, तमाम शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, उन सभी को। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उत्तराखंड दौरे का तीसरा दिन है। आज उन्होंने बीजेपी कार्यालय में पार्टी के मेयर, नगरपालिका, नगर पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक में कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में विभिन्न समसामयिक विषयों और आगामी चुनावों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सभी मार्गदर्शन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आज उन तमाम धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के स्थलों के पुनर्निर्माण और प्राचीन वैभव की पुनर्स्थापना के ऐतिहासिक कार्य में जुटे हुए हैं, जिन्हें आक्रांताओं के हाथों नुकसान पहुंचाया गया था। मुझे लगता है कि इस बात से सब आप लोग अवगत हैं। मैं जब भी यहाँ मेरा प्रोग्राम बना और अखबारों में छपा, तो अखबारों में मेरे बारे में बड़ा छपा कि कैलाश जी आ रहे हैं तो कुछ होगा। तो मैंने कहा भाई कुछ भी नहीं होगा। पता नहीं आप लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है। मैं सबसे सीधा आदमी हूँ भारतीय जनता पार्टी में, और आप लोग मेरे बारे में क्या क्या छापते रहते हैं। तो मेरे बच्चे पूछते मेरे से कि पापा आपको ये उत्तराखंड के पत्रकार क्या समझते हैं। मैंने कहा आपकी बार जाके पूछूंगा कि भाई आप लोग मेरे बारे में क्या क्या छापते रहते। कैलाश जी आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ संगठन के विस्तार के लिए आए हैं। सरकार जब सरकार कैसे चल रही है उसको देखा, सरकार और संगठन के बीच में तालमेल है वो देखा, और एक छोटी सी रिपोर्ट बनाकर नड्डा जी को सौंप देंगे। तो इसी काम के लिए आए और कोई दूसरा एजेंडा ही नहीं है। तो मैं आपसे आपकी कृपा दृष्टि चाहता हूँ कि कम से कम अगली बार जब आऊँ तो कम से कम इस प्रकार का कोई माहौल नहीं बने यहाँ पर। इसी कृपा आप लोगों की बनी रहे। हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला के जन्मदिवस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कोटद्वार स्थित हंस फाउंडेशन के कार्यालय में केक काटा। इस मौके पर हंस फाउंडेशन प्रदेश प्रभारी पद्मेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। जन्मदिवस के इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने गरीब महिलाओं को ओढ़ने के लिए शॉल और सूट तोहफे में दिए। बता दें कि हंस फाउंडेशन गरीब और निर्धन लोगों के लिए वर्षों से काम कर रहा है। साथ ही कई निर्धन बच्चों की स्कूल की फीस भी देता आ रहा है। आज माता मंगला जी का जन्मदिन है। ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी। जिस तरह का कार्य वो पूरे देश में कर रही हैं, प्रदेश में और कोटद्वार में कर रही हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हर दीन दुखी दुखियारा हर जगह वो पहुँचती हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको स्वस्थ रखें और दीर्घायु करें। ऐसी मेरी प्रार्थना है और पूरे कोटद्वार वासियों के तरफ से मैं आदरणीय माता जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में रविवार को योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे। उन्होंने महिला पतंजलि योग समिति के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन का शुभारंभ किया। इस महासम्मेलन में विभिन्न जिलों से आई महिला एवं पुरुष साधक भी पहुंचे। इस दौरान रामदेव ने 1 लाख साधकों का अनूठा नगर बसाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने कहा कि यह योग के माध्यम से राष्ट्र एवं मानव सेवा में हाथ बटाएंगे। इसी उद्देश्य से जल्द ही भारत और नेपाल का योग सम्मेलन कराने की भी उन्होंने बात कही। 60 की हो जाओ, ठाठ से जियो।
अपने घर में मत रहो। सुबह सुबह अपना घर का काम किया, 1 घंटा योग सिखाने चले गए। शाम को जो सुबह नहीं सिखा सके, शाम को सुबह शाम योग की कक्षा लेनी है। ये सेवा का दायित्व सब बहनों को निभाना है, आप निभा रही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और ये खाली भाइयों के लिए नहीं है, ये बहनों के लिए भी, भाइयों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, जवानों के लिए भी, सबके लिए जरूरी है। मैंने यही पुण्य किया। कुछ लोग कहते हैं स्वामी रामदेव इतना बड़ा कैसे बन गया। मैंने कहा योग किया और कराया, तू भी बड़ा बन जा। इसमें क्या दिक्कत है? तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तू क्यों परेशान है? योग किया और मैंने जीवन में इतना पुण्य कमाया कि उसके नीचे अब लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण हो रहा है। तो योग से विश्व कल्याण होगा। बोले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। तो विश्व का कल्याण किससे होगा? योग से ही होगा। विश्व का कल्याण किससे होगा? बोलो, योग से। खाली नारे लगाने से बात नहीं बनेगी। तो ये काम करना। और जो आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं, ऐसे जवान हैं जो मेरी तरह से पूरा जीवन इसमें ही लगाना चाहते हैं, जिनको अपनी दुनिया नहीं बसानी हो, बसी हुई दुनिया को उजड़ने से बचाना हो, ठीक है? तेरी बिटिया बहुत ध्यान से सुन रही है। तो मेरी तरह से फिर आजीवन। शंकराचार्य बनने के बाद पहली बार अपने पीठ जोशीमठ पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जोशीमठ में भव्य स्वागत किया गया। बद्रीनाथ से सड़क मार्ग होते हुए जोशीमठ पहुंचे शंकराचार्य के स्वागत में जोशीमठ में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। भक्त हाथ में ध्वज पताका लिए बम बम भोले और हर हर महादेव शंकराचार्य की जय के उद्घोष लगाते रहे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 2019 में बंद दरोगा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। कोविड-19 के निर्देश के अनुसार आपको बता दें कि अनुसरण करते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जुलाई 2021 में 18 पालियों में ऑनलाइन परीक्षा को संपन्न करवाया था। 8 फरवरी 2022 को लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित हुआ। वहीं से लेकर अब अभिषेक सजवान नाम के शख्स ने कहा कि जिस प्रकार से 2018-19 में जेईई भर्ती परीक्षा प्रकरण में सरकार ने जांच के माध्यम से ही त्वरित निर्णय लेते हुए चयनित अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेकर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था, उसी प्रकार इस भर्ती में भी दोषी अभ्यर्थियों को छोड़कर अपनी मेहनत और ईमानदारी से चयनित हुए शेष अभ्यर्थियों को उनका हक शपथ पत्र भरवाकर नियुक्ति दी जाए। मैंने बंदरोगा परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की है, जिसके लिए कि मैं ज्वाइनिंग के लिए इस तरह से दर दर भटक रहा हूँ। ये जो परीक्षा है इसका नोटिफिकेशन 2019 में आया था। 2022 के जुलाई माह में इसका एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद से ही हमारा एक संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि ये परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से हुई थी तो इसका रिज़ल्ट 3 महीने में आ जाना चाहिए था। अभ्यर्थी भी इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी 6 महीने का समय किसी तरह से लग गया था। उसके बाद कुछ जो अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाए, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में कुछ रिट्स दायर की थी कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। उस दौरान भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसमें कोई भी रोक नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा फिजिकल जो है वो बहुत ज़्यादा डिले करवाया गया। अब जब ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाता है तो हमारा मामला जो है एसटीएफ को जांच के लिए दिया जाता है, लेकिन एसटीएफ की जांच में भी ये पाया जाता है कि जो अभ्यर्थी नकल के थ्रू इस एग्ज़ाम में पास होना चाहते थे उनको आयोग ने पहले ही अलग कर दिया था, कहीं भी रिजल्ट में उनका नाम नहीं है। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि बाकी जो एग्ज़ाम है वो आरएमएस कंपनी द्वारा कराए गए हैं, प्रिंटिंग एजेंसी है जो उनके द्वारा कराए गए हैं, जिसमें लीक का मामला सामने आता है। लेकिन मात्र एक बंदरोगा एग्ज़ाम ऐसा है जिसकी जाँच चल रही है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से हुआ है और ऑनलाइन माध्यम से कराई गई परीक्षा में बहुत जल्दी और इजी तरीके से जांच की जा सकती है और इसमें सेग्रीगेशन मतलब जो चयनित अभ्यर्थी अपनी मेहनत से पास हुए हैं उन्हें बहुत इजीली अलग किया जा सकता है और जल्दी उनका। उत्तराखंड में सिंचाई विभाग में जेईई के पदों पर परीक्षा होने के बाद उनके पद पर काम आपको बता दें पद कम कर दिए गए हैं, जिसके बाद से परीक्षा में बैठने वाले बेरोजगार युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जितने पदों के लिए परीक्षा कराई गई थी
उतने ही पदों पर रिजल्ट घोषित किया जाए। अपनी इस मांग को लेकर गांधी पार्क से लेकर सीएम आवास कूच कर बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बेरोजगार युवाओं का आरोप है कि वह लगातार प्रदर्शन और आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि उनकी मांगें मानने को तैयार ही नहीं है। क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, यहाँ पर सीधी मांग है कि जो चुनाव के दौरान वादे किए गए थे, जो विभागीय मंत्री सतपाल महाराज जी ने सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियरों के 228 पदों का वादा किया था, वो आज तक ऐड नहीं हुए। इन बच्चों ने 4-4 परीक्षाएं देकर इंटरव्यू में स्थान बनाया है, परंतु आपने पद हटा दिए। सबसे बड़ी समस्या ये है। सतपाल महाराज जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं महाराज जी के पास है, और वो कहते हैं कि सचिव के पास है। तो इन बेरोजगारों को घुमाया जा रहा है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि बेरोजगारों को दबाने और कुचलने की यदि बात हुई तो ऐसा जलवा आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ उस दिन संख्या गिनी चुनी थी, परंतु जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा हो, चाहे भीख मांगो कार्यक्रम हो, वो चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, या ये मुख्यमंत्री आवास कूच हो, तो संख्या बल बढ़ रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आप इनकी जायज मांगों को जल्द से जल्द माने, और यदि नहीं मानते हैं तो इस मुख्यमंत्री आवास कूच के बाद अब दिल्ली कूच भी होगा। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी के आदेश पर आज जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ आशा वर्करों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल विवाह पर रोक लगाओ को लेकर जन जागरूकता अभियान के तहत नारेबाजी करते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि जसपुर सुभाष चौक पहुंचकर जन जागरूकता रैली का समापन हुआ। मीडिया को जानकारी देते हुए जिला उपाध्यक्ष आशा वर्कर रूपा देवी ने बताया कि आज जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देशानुसार हमारी आशा बहनों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम आगे भी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान के तहत जारी रहेगा। के आदेश से हमने ये प्रोग्राम किया। हमने एक सरकारी हॉस्पिटल से रैली निकाली है, मोमबत्ती हाथ में लेके और नारे लगाते हुए हम स्वास्थ्य चौक तक आए, और हमने बाल विवाह रुकवाने की हम कोशिश लगे हैं। जो मैं आदेश में हम गाँव जाएंगे और बाल विवाह रुकवाने की पूरी कोशिश। उत्तराखंड के दिनेशपुर में तरुण चेतना क्लब के द्वारा दिनेशपुर कप राज्य स्तरीय कैरम प्रतियोगिता में रुद्रप्रयाग के युगल टीम केशव गोस्वामी, सुख रंजन पाल और वसुदेव को 3 सेट से आपको बता दें कि हराकर दिनेशपुर कप पर कब्जा जमा लिया है। लगातार 7 दिनों से चल रही है कैरम प्रतियोगिता का समापन किया गया। कैरम प्रतियोगिता में राज्य के कई नामी खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान कमेटी के रवि सरकार ने कहा है कि आज युवा वर्ग खेल की तरफ रुचि बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता कराया जा रहा है। युवा वर्ग नशे की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, इसी के उद्देश्य से प्रतियोगिता कराया गया है। वहीं विजेता टीम के केशव गोस्वामी ने कहा कि दिनेशपुर कप दूसरी बार उनकी जीत है। उद्देश्य देखिए में नहीं है कि कैरम बोर्ड एक ऐसा गेम है कि लगभग लुप्त होता जा रहा है। तो तरुण चेतना यंग क्लब पिछले कई वर्षों से कैरम बोर्ड टूर्नामेंट का आयोजन इस स्थल पर करती है, और उसी के क्रम में इस बार वर्ष भी 25 सितंबर से यह टूर्नामेंट आरंभ हुआ था। और इसमें जो है उत्तर प्रदेश की कुछ टीमें थी और बाकी उत्तराखंड की टीमें थी। आज फाइनल मैच है, और फाइनल मैच में इस समय रामबाग और रुद्रपुर की टीमें जो है आपस में भिड़ी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पे युवा जो है वो लोग इस मैच का आनंद भी ले रहे हैं। और वर्तमान क्या है कि खेल कराने का मेन उद्देश्य ये है कि जो युवा पीढ़ी है अगर खेल की ओर थोड़ा सा ये कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो कहीं ना कहीं इस समय जो मोबाइल जो इंडोर गेम लोगों के दिमाग में इस समय मोस्टली टीवी, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सअप, इससे निकल के कम से कम युवा लोग आउटडोर गेम की ओर आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या है कि उनका शारीरिक मानसिक विकास होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति करता हुआ इस समय तरुण चेतना यंग क्लब भी आयोजन कर रही है। और जितनी भी टीमें यहाँ पे पहुँची है, हमारे खेल प्रेमी लोग पहुँचे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हम प्रेषित करते हैं। वो बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पे जो तरुण चेतना यंग क्लब है वो बहुत ही अच्छे इनका क्लब में सहयोग करते हैं सभी खिलाड़ियों का, और इनसे हम बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हैं। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो दूसरी नशा ना करके भांग, चरस, सुई, स्मैक आदि का नशा ना करके खेल का नशा करें। इससे उनको ताकि आगे उनको। रामनगर के पिरुमदारा क्षेत्र में पहुंचे राष्ट्रीय ओजस्वी कवि अनिल सारस्वत ने कारगिल शहीद लॉन्स नायक राम प्रसाद ध्यानी की वीरांगना जयंती देवी को उनके घर पर पहुंचकर सम्मानित किया। बता दें कि राष्ट्रीय कवि अनिल सारस्वत
राष्ट्रीय कवि होने के साथ ही एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। अनिल सारस्वत पिछले कुछ वर्षों से भारतीय सेना में बलिदान हुए सैनिकों की वीरांगनाओं को प्रतीक चिन्ह और नगद राशि अर्पित कर अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय कवि अनिल सारस्वत ने मृत्युपरांत अपनी देह दान देने की घोषणा कर दी है। श्रीमती जयंती देवी रहने है और मुझे सम्मानित किया गया है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे सम्मानित अनिल सारस्वत ने किया है। मुझे अच्छा लगा। मैं उनकी आभारी हूँ। और मैंने एक जीवन पर्यंत ये प्रण लिया है कि हर माह एक शहीद के परिवार को सम्मानित करूँगा। उस कड़ी में आज ये 46वां शहीद के परिवार का सम्मान है। कारगिल शहीद लांस नायक राम प्रसाद ध्यान जी की वीरांगना श्रीमती जयंती देवी जी को आज उनके निवास पर सम्मानित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे सेना की वर्दी तो नसीब नहीं हो पाई, मेरे परिवार से भी कोई सेना में नहीं रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा सर्वस्व मेरी सेना को लगे, मेरे सैनिकों को लगे, मेरे जवानों को लगे, मेरे शहीदों को लगे, मेरे वतन को लगे और मेरे तिरंगे को लगे। मैं बहुत जल्दी एक घोषणा करने वाला हूं कि मैं मेरे शरीर का एक एक अंग मैं समर्पित करना चाहता हूं हिंदुस्तान के लिए और अपनी भारतीय सेना के लिए। मैं अपने शरीर को दान देकर जाना चाहता हूं। ये बहुत जल्दी मैं बहुत सितारगंज में सिसैया क्षेत्र के चक्की व्यवसायी द्वारा सरकारी अनाज की कालाबाजारी किए जाने की शिकायत पर उप जिलाधिकारी तहसीलदार खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। उप जिलाधिकारी को 3 दिन पहले सरकारी अनाज की खरीद फरोख्त और कालाबाजारी किए जाने की शिकायत मिली थी, जिस पर उन्होंने तत्काल अनाज रखे गए गोदाम को सील कर दिया था। वहीं उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने, आपको बता दें कि तुषार सैनी के नेतृत्व में तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी, पूर्ति निरीक्षक धर्मेंद्र धामी और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से सील किए गोदाम को खुलवाकर विवेचना की। पूर्ति निरीक्षक धर्मेंद्र धामी के अनुसार विवेचना के दौरान अलग अलग राज्यों के लगभग 100 कट्टों में अनाज पाया गया, जिसका वजन सरकारी मानक के अनुसार अलग था। आपको बता दें कि व्यापारी से इस बाबत पर गोडाउन का लाइसेंस मांगा गया, लेकिन वह नहीं दिखा पाया, जिसकी जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने बताया कि करीब 200 कट्टे गेहूं, चावल आदि का भंडारण मिला है। संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ जांच की गई। कुछ कट्टे सरकारी पाए गए। जांच के लिए आदेशित किया गया है। आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र की यह घटना है जहां पे लगभग 200 कट्टे चावल, गेहूं और लाई का भंडारण मिला था। इसमें हमने एसएमआई और खाद्य जो हमारे निरीक्षक हैं इनको बुला के इनके सुपुर्द जो है पूरा गोदाम किया है। इसकी जांच चल रही है, जिसमें कुछ सरकारी कट्टे और गेहूं जो है मिला है। अब कोई आगे की कार्रवाई जारी है। हम इनसे जो संबंधित विभाग है इनसे रिपोर्ट ले रहे हैं। जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। 3 दिन पहले सिसैया क्षेत्र के चक्की व्यवसायी, जिनके पास सेलर, चक्की, तेल का व्यवसाय भी करते हैं, उनके यहाँ खाद्यान्न का क्रय विक्रय किया जाता है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसको एसडीएम साहब के द्वारा उसके गोडाउन को सील किया गया। अगले दिन एसएमआई साहब, हम तहसीलदार महोदय और एसडीएम साहब के द्वारा टीम के रूप में उस गोडाउन को खोला गया और वहाँ पर रखे हुए खाद्यान्न का विवेचना की गई। देखा गया, पाया गया कि वह खाद्यान्न अलग अलग राज्यों के जो बारदाना है उन कट्टों में रखा हुआ था और उनका स्टैंडर्ड वेट भी मानक से इतर था। कुछ 60 केजी, कुछ 84 केजी, इस प्रकार के कट्टे वहाँ मौजूद पाए गए। साथ ही वहाँ लगभग 100 कट्टे से ऊपर लाही भी मौजूद थी, खल, चावल और धान, ये सब चीज़ें थी। संबंधित व्यवसायी से पूछा गया तो उसके द्वारा अवगत कराया गया कि ये उसका फुटकर व्यापार कर रहा है। उनसे मंडी का जो लाइसेंस या है या अनुमति पत्र है दिखाने के लिए कहा गया, तो वो पुराने वर्षों के अनुमति पत्र दिखा रहा है, लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष का वो नहीं दिखा पा रहा है। उसको अवगत कराया गया कि अगर उनके पास अनुमति पत्र है तो वो उसे उपलब्ध कराएं। वर्तमान समय तक उनके द्वारा नहीं उपलब्ध कराया गया है, तो उसमें एक संयुक्त रिपोर्ट बनाते हुए उप जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जा रही है
ताकि उसमें मंडी स्तर से अग्रिम कार्रवाई की जा सके। बाजपुर के ग्राम चकरपुर की शिव कॉलोनी में केनरा बैंक में लोन की रकम वापस नहीं करने पर एक घर को सील कर दिया गया। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर तैनात रही। आपको बता दें कि बाजपुर के ग्राम चकरपुर निवासी इंद्रावती रामचंद्र द्वारा केनरा बैंक से 2015 और 17 में घर बनवाने के लिए 14,50,000 रुपए का लोन अब बता दें कि दोराहा रोड स्थित केनरा बैंक की शाखा से लिया गया था, लेकिन इंद्रावती रामचंद्र के द्वारा बैंक से ली गई लोन की रकम को जमा नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर बैंक प्रबंधन द्वारा लगातार इंद्रावती रामचंद्र से लोन जमा करने की अपील की जा रही थी, लेकिन लोन जमा नहीं किए जाने पर बैंक प्रबंधन ने कोर्ट के आदेश के बाद भारी पुलिस बल के साथ घर पर कब्जा कर लिया। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने घर को सील कर दिया है। बता दें कि केनरा बैंक के प्रबंधक अंकित अग्रवाल ने बताया कि बैंक द्वारा 14.5 लाख रुपए का लोन लिया गया था, जो 30 जून 2022 तक 18,32,000 रुपए हो चुका था। साथ ही बताया कि धनराशि जमा नहीं किए जाने पर बैंक द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई है। इंदिरा रामवती और इंदिरा रामचंद्र हैं। इन लोगों ने हमसे लोन लिया था 14.5 लाख रुपए का, और आज की डेट में इनका जो बैलेंस है वो 18,32,000 रुपए है। हमने सरफेसी के एक्शन 13(2) और 13(4) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए इनकी प्रॉपर्टी कुर्क करी है। आज की डेट में इनका जो लाइबिलिटी है वो 18,32,000 के आसपास है। इन्होंने केनरा बैंक से लोन लिया था, केनरा बैंक बाजपुर से। आज हमने इनकी संपत्ति कुर्क करी है आफ्टर गेटिंग डीएम परमिशन। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।